तो माय डियर फ्रेंड्स, मैं आज आपको बता दूं कि 2 दिवसीय जो मॉड्यूल है हमारा ट्रेनिंग का, जैसे 2 वीक मॉड्यूल फॉर द पर्सपेक्टिव बिल्डिंग ऑफ न्यूली अपॉइंटेड टीचर्स, वैसे सभी शिक्षक जो नए तरीके से फिर से अपॉइंट किए गए हैं उनके लिए 2 सप्ताह का जो ये शेड्यूल बनाया गया है, मॉड्यूल जो तैयार किया गया है आपके ट्रेनिंग का, वो क्या है SCRT के द्वारा, वो मैं एक एक करके आपको बताने जा रहा हूँ। पहले तो जानेंगे कि हम यहाँ पर जो कुछ भी ट्रेनिंग लेंगे उस ट्रेनिंग के हिस्से में एक एक करके हम देखेंगे। हमने यहाँ प्रोफेसर को बताया है कि टीचिंग से बेहतर दुनिया का कोई प्रोफेशन नहीं है। ये दिमाग में रखेंगे हम कि इस संसार के सबसे बेस्ट प्रोफेशन में हम यहाँ प्रस्तुत हैं, उपस्थित में हैं। और इसमें जो कंटेंट है उसमें हम पढ़ेंगे कि मॉड्यूलर फ्रेमवर्क फॉर द पर्सपेक्टिव बिल्डिंग ऑफ द न्यूली अपॉइंटेड टीचर्स। सभी आदमी के लिए मैंने ये क्या हमारा सिस्टम तैयार किया गया है, इंस्ट्रक्शन फॉर द रिसोर्स पर्सन, हमारे लिए या आप सबके लिए अलग अलग दिन पर अलग अलग ट्रेनिंग कराई जाएगी। उस ट्रेनिंग में पहले दिन आप करते हैं कि नीड फॉर ट्रेनिंग, प्रशिक्षण की आवश्यकता की, और उसके बाद से पढ़ते हैं पर्सपेक्टिव ऑफ एजुकेशन। और नेक्स्ट में है कि हाइलाइट्स ऑफ NEP 2020 विथ स्पेशल रेफरेंस टू स्कूल। चौथे और पांचवें सेशन में हम पढ़ेंगे कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ LCF। तो आप लिखेंगे थोड़ा सा, आप जितने लोग प्रेजेंट है इस पे विशेष तौर पे तैयारी करते रहिए। NEP 2020 NCF का फुल फॉर्म कोई बताया इसमें से? हाँ बोलिए। बहुत बेहतर, बहुत बेहतर। तो इस तरीके से गवर्नमेंट रन प्रोग्राम्स कौन कौन से स्कीम रिलेटेड टू स्कूल से क्या क्या है और ICT क्या होता है, ये प्रतिदिन हम पढ़ते हैं। तो पहले दिन के प्रोग्राम के बाद फिर सेकेंड डे की हम बात करते हैं। सेकेंड डे में जाना है कि नोइंग द लर्नर। तो अभी हम उसको लाते हैं, यहाँ पे स्क्रीन पे लाते हैं। हाँ, आपको मैं वहाँ रोक दूँगा, अभी हम मेन पॉइंट पे आते हैं। तो नोइंग द लर्नर, लर्नर के बारे में, सीखने के वाले के बारे में पहले हम जानेंगे। इतना जानेंगे जिसको भी हमें सीखना सिखाना है उसको जाने। बच्चों को जब तक जानेंगे नहीं तब तक हम उसको कुछ बता नहीं सकते हैं। दूसरा कि अंडरस्टैंडिंग द लर्निंग प्रोसेस, अंडरस्टैंडिंग टीचिंग स्किल्स, हैंड्स ऑन एक्टिविटी बेस्ड ऑन टीचिंग स्किल्स। हाथ के सहारे से, हैंड्स एक्टिविटी से, किस तरीके से एक्टिविटी के माध्यम से बच्चों को हम बताते हैं, पढ़ाते हैं, इस पर चर्चा करते हैं। नेक्स्ट डिपार्टमेंटल स्ट्रक्चर ऑफ हायरार्की हो गया इसमें से। और इसमें बिहार गवर्नमेंट रूल्स रेगुलेशन से बिहार सर्विस कोड, हमारे लिए कौन कौन से रूल्स रेगुलेशन से, कौन कौन से सर्विस कोड लागू होता है, हम क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, हम कहाँ जा सकते हैं, कौन से प्रोसेसन में हम भाग ले सकते हैं, कहाँ नहीं ले सकते हैं, ये सब रिस्ट्रिक्शंस जो है वह बिहार गवर्नमेंट रूल्स रेगुलेशंस में दिए गए हैं। इसकी पुस्तक भी आती है, तो ये हम देख लेंगे। और ICT ई-लॉट्स क्या होते हैं और दीक्षा क्या होता है, इस पर चर्चा आपकी हुई है कि नहीं? अभी नहीं हुई है। तो दीक्षा तो आप पहले से ही जुड़े हुए हैं, तो दीक्षा एक प्लेटफॉर्म है। और दूसरी बात ई-लॉट्स से ये इंटरनेट का लॉट्स ऑफ बुक्स का ये कम्बिनेशन है जो हम अपने अपने मोबाइल में इसको डाउनलोड करेंगे और उसके द्वारा जिस क्लास का कोई भी पुस्तक अगर हमें पढ़ाना हो, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 तक की, तो वो हम केवल टच करेंगे, हमारी स्क्रीन पे आ जाएगा। अभी हम उसको दिखाते भी हैं। तीसरे दिन का हमारा जो ट्रेनिंग था वह है हमारा अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्यूरिकुलम, सिलेबस एंड टेक्स्ट बुक। माने क्यूरिकुलम, सिलेबस और टेक्स्ट बुक में क्या अंतर होते हैं, इस पर चर्चा करेंगे हम। फिर कहता है डिटर्मिनेशन ऑफ क्यूरिकुलम, नेशनल एंड इंटरनेशनल प्रायोरिटीज़ के आधार पर क्या होना चाहिए। और थर्ड सेशन में ओरिएंटेशन रिगार्डिंग द मेथड्स एंड टेक्निक्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग्स। अगले सेशन पढ़ेंगे पेडागोगी ऑफ मैथमेटिक्स टीचिंग। मैथमेटिक्स टीचिंग की क्या पेडागोगी होती है, पढ़ाने की शैली क्या होनी चाहिए, उस पर भी चर्चा करेंगे हम। स्कूल कैलेंडर, जो प्रिपेयरिंग एनुअल प्लान, किसी भी स्कूल में जब आप जाते हैं तो शुरुआती दौर भी साल भर का हम प्लान बना लेते हैं कि हमारी क्लासेस कब से कब तक हम कराएंगे, उसके बाद एग्ज़ाम्स, पहला एग्ज़ाम कब लेंगे, सेकंड सेशन वाला कब लेंगे, फाइनल सेशन का कब लेंगे, कब हम छुट्टी रखेंगे, क्या रखेंगे, ये सब प्लानिंग बनाते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट एंड एनालिसिस ऑफ स्कूल टाइम टेबल। और ICT गूगल फॉर्म भरना। आप लोग गूगल फॉर्म भरे हैं कि नहीं? अभी भरवाएगा ना यहाँ पे? अच्छा, पहले भरे थे, कोई बात नहीं, तो अब आप यहाँ भी भरेंगे गूगल फॉर्म। संभवतः आज ही से आ जाना चाहिए। चौथा दिन, आज के दिन हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं उसमें पढ़ेंगे मिशन दक्ष। नाम तो सुना होगा। तो मिशन दक्ष
इसको लेकर कई सारे टीचरों में दुविधा भी जो बनी हुई है कि दक्ष का अब कार्यक्रम क्या होगा, उसका शेड्यूल क्या होगा हमारा। तो मिशन दक्ष पे चर्चा हम करते हैं। नेक्स्ट, हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ ऑन मिशन दक्ष। मिशन दक्ष में हैंड्स ऑन एक्टिविटी के द्वारा मैंने कोई एक्टिविटी करके हाथ से करिए, कुछ अपना एक्टिविटी दिखा के कैसे उसमें हम बच्चों को दक्ष करेंगे, इस पर चर्चा करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट में है कि ओरिएंटेशन रिगार्डिंग द मेथड्स एंड टेक्निक्स ऑफ साइंस टीचिंग। अगर साइंस टीचिंग अगर करना है तो वो हम किस तरीके से कौन कौन से टेक्निक्स का प्रयोग करके हम करेंगे। नेक्स्ट सेशन में चौथे सेशन पढ़ेंगे ओरिएंटेशन रिगार्डिंग द मेथड्स एंड टेक्निक्स ऑफ सोशल साइंस टीचिंग आल्सो। मैंने मैथमेटिक्स क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, उसके बाद मिशन दक्ष का टेक्निक समझ रहे हैं, साइंस टीचिंग का टेक्निक समझेंगे और साथ में सोशल साइंस का मैंने टेक्निक समझते हैं। नेक्स्ट है इसमें से अंडरस्टैंडिंग जेंडर डायमेंशंस इन एजुकेशन। जेंडर डायमेंशंस क्या होते हैं, किस तरीके से लिंग के आधार पर भेदभाव किया जाता है क्लास में, हमें करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्या करना चाहिए, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। और छठे सेशन में हम पढ़ते हैं कि इंटीग्रेटिंग वोकेशनल एजुकेशन इन स्कूल्स करिकुलम एंड स्किल मैपिंग इन लोकल कॉन्टेक्स्ट। मैंने हैंड्स ऑन एक्टिविटी के थ्रू हम इसको भी क्लियर करेंगे। 4 दिन का प्रोग्राम आज तक का हम लोग चर्चा करेंगे इस पर। 5वें दिन का भी प्रोग्राम हमारा स्क्रीन पे रहेगा, आप देखेंगे और इसको नोट करेंगे और आपको मौका मिलता है तो इसकी तैयारी करेंगे। कहता है कि टीचर्स प्रोफेशनल आइडेंटिटी, वास्तव में शिक्षक की आइडेंटिटी क्या होनी चाहिए, क्या पहनना चाहिए। कभी कभी विभाग से पत्र निकलता है कि एक जो शिक्षक होता है उसे जींस पैंट टी शर्ट नहीं पहनना चाहिए, फॉर्मल ड्रेस पहनना चाहिए। तो इस सब को लेकर वास्तव में क्या होना चाहिए, इस पर चर्चा करेंगे हम लोग। अगला इसमें होगा सेकंड सेशन में कि आर्ट इंटीग्रेटेड पेडागोगी क्या होती है। आर्ट के द्वारा, कला के द्वारा, संगीत के द्वारा, चित्र के द्वारा, म्यूजिक के द्वारा किस तरीके से हम बच्चों को सिखा दें कि खेलते हुए, हंसते हुए, गाते हुए ये बच्चे सीख ले। हर चीज़ से हम एजुकेशन बच्चों को दे सकते हैं। नेक्स्ट में इसमें सेशन 3 में कि हैंड्स ऑन एक्टिविटी ऑफ आर्ट्स इंटीग्रेशन, जैसे स्टोरी टेलिंग हुआ, टॉय मेकिंग हो गया, रोल प्ले हो गया। कभी कभी मान लीजिए कि हम सुनाते हैं बच्चों को एक सामान्य तौर पे कहानी सुनाना और उसी के साथ जैसे हम कुछ एक्टिविटी मिला देते हैं। जैसे मान लीजिए रामायण की कहानी ही सुनाते हैं, रामायण की कहानी एक नॉर्मल तरीके से सुनाए। और दूसरा अगर हमने सुनाया कि जैसे ही सीता का हरण करने के लिए रावण आता है तो रावण पहले ब्राह्मण का वेश पकड़ता है और वह माने शुद्ध ब्राह्मण की भाषा में बोलता है भिक्षाम देहि। तो ये थोड़ा सा बड़ा माने अच्छा भी लग रहा है, वो मान लीजिए अनुनय भी नहीं कर रहा है, लेकिन वही जब उसको सीता जी का हरण करने के लिए जब निकलता है तब उसके मुंह से किसी प्रकार की याचना नहीं है बल्कि अहंकार निकलता है और हंसता भी है। कैसे हंसता है ऐसा हम एक्टिविटी करते हैं। ऐसा एक्टिविटी करेंगे तो क्लास के बच्चे क्या हो जाएंगे और अरे रावण आ गया है एकदम, हमें एकदम सुनना चाहिए इसके बाद की कहानी क्या है। तो ऐसा अगर हम करते हैं, स्वयं को उस अनुसार ढालते हैं, रावण की तरह बोलना हो तो रावण की तरह एक्टिविटी करते हैं, राम की तरह बोलना है तो राम की तरह करते हैं। तो अलग अलग तरीके से अपने आप को उस कैरेक्टर में घुसेंगे, बच्चों को उसमें घुसा देंगे और तब हम उसको अगर पढ़ाते हैं तो वो क्लास ज़्यादा इंटरेस्टेड होता है। तो ये हम करेंगे, पढ़ेंगे हम लोग। फिर चौथे सेशन में इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा क्या है, इस पर चर्चा करेंगे हम लोग। फिर स्पोर्ट्स इंटीग्रेटेड पेडागोगी क्या होती है, खेल के द्वारा हम किस तरीके से बच्चों को बहुत सारी चीज़ें सिखाते हैं। एंड हैंड्स ऑफ एक्टिविटी ऑन स्पोर्ट्स इंटीग्रेटेड पेडागोगी, हैंड्स के द्वारा वो हम कैसे सिखाते हैं। और ICT PPT तैयार करना, ये हम 5वें दिन में सीखेंगे। छठे दिन का हमारा प्रोग्राम क्या होगा, तो छठे दिन में हम सीख रहे हैं कि बिल्डिंग इमोशनल रेजिलियंस ऑफ कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशंस एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट। कई बार हमें ऐसे जगह मिल जाते हैं, ऐसे स्कूल मिलते हैं जो बहुत बढ़िया मिलता है तो वहाँ हम बहुत बढ़िया से पढ़ाते हैं। और कई बार ऐसे अगर झोपड़ी मिल जाए या टूटा फूटा स्कूल मिल जाए तो हम तनाव में आ जाते हैं कि हम कैसे पढ़ाएं, मेरे पास संसाधन ही नहीं है। हमें संसाधन का रोना नहीं रोना है, जो कुछ हमारे पास रहेगा उसी से हम कैसे अच्छे तरीके से अपने क्वालिटी का माने उपयोग करते हुए और हम पढ़ा लें, ये इस पर चर्चा करेंगे। नेक्स्ट सेशन में 5वें दिन, छठे दिन के अगले सेशन में पढ़ेंगे स्कूल लीडरशिप एंड मैनेजमेंट। ये मुख्य तौर पे आप सबको सीखना होगा क्योंकि आप जितने भी इसमें से न्यूली अपॉइंटेड जो टीचर्स हैं, आप सबका उम्र काफ़ी अभी कम ही है। सबको 10 साल, 15 साल, 20-20 साल, किसी किसी को तो 25 साल नौकरी करनी है अभी। तो आपके हैंड में लीडरशिप आएगी स्कूल की, तो उस स्थिति में आप कैसे पूरा नेतृत्व करेंगे, इस पर चर्चा कर लेना। ओवरऑल मैं सभी 14 दिन का प्रोग्राम बता रहा हूँ कि हम क्या क्या सीख कर यहाँ से जा रहे हैं।
जब भी आपको दिक्कत महसूस हो कि कल के छठे क्लास में, पाँचवीं क्लास में क्या हो, तो यूट्यूब के द्वारा हम देख लेंगे। हम इसको अपलोड भी करने जा रहे हैं। अगला है क्लासरूम मैनेजमेंट। क्लासरूम का मैनेजमेंट हमारा कैसा होना चाहिए, ये भी हम छठे दिन पढ़ेंगे। हॉलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड क्या होता है, कि बच्चा का संपूर्ण विकास साल भर में किस तरीके से होता है, कौन सा कार्ड तैयार करेंगे। ऐसा नहीं कि कई सारे टीचर्स ये सोचते हैं कि चलो तिमाही छमाही परीक्षा ले लेंगे या सालाना परीक्षा लेंगे, हम लोग वार्षिक ले लेते हैं और उसके रिजल्ट नहीं। हम उसके हॉलिस्टिक डेवलपमेंट करने के लिए उसकी एजुकेशन से लेके, उसके स्पोर्ट्स से लेके, उसकी आर्ट्स से लेकर, उसकी एक्टिविटीज से लेकर, उसके म्यूज़िक से लेकर, उसके डांस से लेकर, हर एक्टिविटी को वॉच करने के लिए हम एक कैलेंडर तैयार करेंगे और उसका रिकॉर्ड एक रखते हैं। उससे हमें पता चल जाता है 1 साल के बाद से कि बच्चे के अंदर कौन सी क्वालिटी है और मुझे इस पर किस पर फोकस करना चाहिए। अब ऐसा नहीं कि लड़का अगर स्पोर्ट्स में बेहतर है, क्रिकेट बहुत अच्छा खेलता है, हम इंजीनियर बनाना चाहते हैं, लड़का इंजीनियर बनना चाहते हैं, हम सपना पाल रखे कि सचिन तेंदुलकर से ज़्यादा पैसे हम कमाएंगे, बेटा को स्पोर्ट्समैन बना देते, ऐसा होगा क्या? दैट्स नॉट पॉसिबल। तो ये ध्यान में रखते हुए जब तक किसी बच्चे का हॉलिस्टिक प्रोग्रेस कार्ड को हम बना नहीं पाते हैं, साल भर उसको वर्क नहीं कर पाते हैं, हम वास्तव में किसी बच्चे के साथ न्याय नहीं कर पाएंगे। हम उसी की पहचान उसी से कभी नहीं करा पाएंगे। नेक्स्ट इसी में हम पढ़ेंगे छठे दिन में ही कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ LSM माने लर्निंग सपोर्ट मटेरियल एंड ओरिएंटेशन और प्रिपरेशन ऑफ TLM। 2 चीज़ें याद रखेंगे जिस पे हमेशा डाउट होता है, दुविधा रहती है किसी को, कि जैसे क्लास में हम जाते हैं तो क्लास में हमारा पहले से चौक मिलता है या लेकर जाते हैं, डस्टर रहता है, ब्लैक बोर्ड या वाइट बोर्ड जो भी रहता है, इसको हम TLM नहीं कहते हैं, इसको हम कहते हैं क्या? LSM माने लर्निंग सपोर्ट मटेरियल। किसी भी क्लास में जाने के बाद से जो हमें टीचिंग कराने के लिए जो सपोर्ट में जो मटेरियल्स मिल जाते हैं, जैसे मेरे पास ये मार्कर हो गया, वाइट बोर्ड हो गया या ब्लैक बोर्ड हो गया, तो ये सब हमारा क्या है? LSM है। इस पर चर्चा करेंगे हम लोग छठे दिन पूरे डिटेल से। ओवरऑल मैं आज सबका कंक्लूजन आपको बता रहा हूँ कि हम लोग क्या क्या सीख कर यहाँ से जा रहे हैं, और उसके साथ अब उसको बेहतर क्लास कराने के लिए हम TLM का प्रयोग करते हैं। TLM टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स। क्लास में अवेलेबल जो भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, जो मटेरियल्स होते हैं, उसको हम TLM नहीं कहते हैं। TLM क्या है? किसी भी कक्षा कक्ष को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करने के लिए, उसमें बच्चों में उत्सुकता लाने के लिए, उसको ज्ञानवर्धन करने के लिए, उसमें उत्साह जगाने के लिए बाहर से हम जो चीज़ बनाकर अपने साथ लाते हैं और उसको दिखाकर बच्चों में तुरंत अगर एक उत्साह भर जाता है, अरे सर क्या लाए हुए एकदम, ये मैप कैसा है, इंडिया का मैप है या नदी है, आखिर कोई प्रोजेक्ट ही बना कर ला दिए हम लोग, पृथ्वी का ग्लोब जैसे हम लेकर जाते हैं बाहर से, तो बच्चे देखते ही सोच में पड़ जाते हैं आज क्या पढ़ाएंगे सर। और तब हम उसकी सहायता से बच्चों को सूर्य के बारे में, प्रकाश के बारे में या भूगोल के बारे में अगर जो कुछ पढ़ाना पढ़ा देते हैं, तो वो कहलाता है TLM। तो ये डिफरेंस हमको समझना होगा कि LSM माने लर्निंग सपोर्ट मटेरियल और टीचिंग लर्निंग मटेरियल्स में क्या अंतर है, इस पर चर्चा करेंगे हम लोग छठे दिन। और लास्ट में ICT का PPT तैयार करना हम सीखेंगे। 7वें दिन में हम याद रखेंगे कम्युनिकेशन स्किल्स हमारी क्या होनी चाहिए, बच्चों की कम्युनिकेशन स्किल्स को कैसे डेवलप करता है। कम्युनिकेशन क्या करता है जी? एक दूसरे से कम्युनिकेट करता है। तो कई सारे बच्चे, जैसे आप देखें, बच्चे अगर अंग्रेजी बोलना हम सिखाते हैं और बच्चा बोलते हैं व्हाट आर यू डूइंग, आर यू ईटिंग, अब ये बोलिए, ये भोजपुरी से भी ज़्यादा कमज़ोर हो गया। और इसी है व्हाट आर यू डूइंग, आर यू ईटिंग, अगर ऐसा बोलता है तो लगता है कोई इंग्लिश बोल रहा है, और उसी को अगर इंग्लिश में बोला है आई एम रीडिंग एंड यू आर गोइंग, ये भोजपुरी की तरह दिखता है। तो अगर वो कहते आई एम रीडिंग एंड यू आर गोइंग, सोचने लगता है अरे यार ये कुछ अच्छा बोल रहा है। तो वो स्किल्स उसका हम डेवलप करेंगे। हिंदी बोलना है तो हिंदी में शब्दों का उच्चारण स्थान क्या होना चाहिए। अब शब्दों के जगह पे शब्दों कह रहे हैं तो गलत हो जाएगा। उसी प्रकार अगर मानिए अगर हम कहते हैं जिस देश में गंगा बहती है तो ये गलत हो गया। जिस देश में गंगा बहती है, जिस स देश तालाब में श, ये सब को बताते हुए उसके कम्युनिकेशन स्किल्स को हम डेवलप करते हैं। और नेक्स्ट सेशन में हम पढ़ेंगे प्रिपरेशन ऑफ TLM। 7वें दिन आते आते हम जानेंगे TLM की माने प्रिपरेशन हम कैसे करें, किन किन चीज़ों की सहायता से करते हैं। और उसके बाद एग्जीबिशन ऑफ TLM, उसका प्रदर्शन भी हम करते हैं। अंडरस्टैंडिंग द सिग्निफिकेंस ऑफ कोक्यूलर एक्टिविटीज़, अब कोक्यूलर एक्टिविटीज़ के बारे में भी जानेंगे
जैसे को-करिकुलर, एक तो हम क्लास में जाते हैं, क्लास में जाने के बाद हम पढ़ाते हैं, बच्चों को जो समझ में आता है, जो लर्निंग करते हैं वो ठीक है। इसके साथ साथ बच्चे के अंदर मैंने बताया कि कई सारी क्वालिटीज़ होती है, उस क्वालिटीज़ को डेवलप करने के लिए हम उसकी को-करिकुलर एक्टिविटीज़ पर ध्यान देते हैं, जिससे पढ़ने के साथ साथ किसी बच्चे को खेलने में मन लगता है, किसी को कपड़ा पहनने में मन लगता है, किसी को स्टाइल मारने में मन लगता है, कोई डायलॉग मारता है। तो जो चीज़ उसकी अच्छी हो पढ़ाई के साथ साथ और सारी एक्टिविटीज़ जो उसकी होती है ना, वो सबको हम क्या कहते हैं, को-करिकुलर एक्टिविटीज़ कहते हैं। को-करिकुलर एक्टिविटीज़ को जब तक जानेंगे नहीं, किसी बच्चे का होलिस्टिक डेवलपमेंट हम नहीं करा पाएंगे, और उस बच्चे को ऑथेंटिक जो नॉलेज होना चाहिए उससे रिगार्डिंग वो हम दे नहीं पाएंगे। तो इसकी चर्चा के साथ साथ कहता है ऑर्गेनाइजिंग चेतना सत्र एंड को-करिकुलर एक्टिविटी। अब हम इतना कुछ जानेंगे कि यदि हम कल के डेट में प्रिंसिपल बन जाते हैं, या कल के डेट में आपको स्कूल की जिम्मेदारी स्वयं भी मिल जाती है, बाकी के ट्रांसफ़र हो जाता है, तो चेतना सत्र का आयोजन आप कैसे करेंगे। और हम लोग जैसा कि शुरू में प्रतिदिन हम लोग यहाँ करते हैं, मैं सबको कहता हूँ कि अभी जैसे मैं यहाँ आपको कराओके से दिखा रहा हूँ मैं, इसके बाद आपको धीरे धीरे यहाँ से जाते समय हर टीचर को कम से कम चेतना सत्र के लिए 2 ठो प्रार्थना तो आपको याद होना ही चाहिए, कम से कम। तो अगर 6 याद कर लेते हैं तो आप अच्छे प्रिंसिपल के रूप में, अच्छे शिक्षक के रूप में उजागर होंगे, ठीक है। तो ये हम करेंगे, और उसके बाद से हम पढ़ेंगे इंजीनियरिंग स्किल्स, किसी चीज़ को बनाना, कैसे किसी भी चीज़ को जोड़कर हम बना लें, उस सब को हम बोलेंगे इंजीनियरिंग स्किल्स। तो वो बच्चों को सिखाते हैं, और लास्ट में SNA पे चर्चा करेंगे हम लोग। नेक्स्ट 8वें दिन में इसमें स्कूल एंड क्लासरूम ऑब्जर्वेशन। यदि हम क्लास में जाते हैं तो क्लास में जाने के बाद से 8वें दिन का हमारा ट्रेनिंग होएगा ये कि ऑब्जर्वेशन हमारे क्लासरूम में कई सारे टीचर्स बैठ जाते हैं, कुछ दे देते हैं और चुपचाप बैठ जाते हैं कि बच्चे बना रहे हैं। हम ऐसा कभी नहीं करेंगे, क्लासरूम में वॉच करेंगे, जाएंगे आगे से पीछे तक घूमेंगे, देखेंगे कि कौन लड़का क्या कर रहा है। यदि किसी बच्चे को प्रॉब्लम्स होती है तो उसको हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, उसके वीक पॉइंट को देखेंगे, जो अच्छे बच्चे हैं, तेज़ बच्चे हैं, उनको और आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। ये ऑब्जर्वेशन अगर आप कर लिए तब समझिए आप में एक अच्छे टीचर का गुण डेवलप हो रहा है। नेक्स्ट इसमें से अंडरस्टैंडिंग एंड एनालिसिस ऑफ NAS रिपोर्ट। NAS का जो है नेशनल अचीवमेंट सर्वे जो है वो क्या कहता है 2021 बने भारत में, अगर कहा जाए तो एजुकेशन का क्या एनालिसिस किया गया है, किस उम्र के बच्चे किस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट लेते हैं, बच्चे ज़्यादा पढ़ रहे हैं, बच्चियाँ पढ़ रही हैं, हम इसको एनालिसिस करेंगे और जो बैक फुट पे हैं उनको हम आगे लाने की कोशिश करेंगे। और गूगल क्लासरूम आपको तो 7th पीरियड में पढ़ना ही है। 9वें दिन हम लोग पढ़ते हैं एजुकेशनल रिसर्च एंड इट्स सिग्निफिकेंस। माने समझ लीजिए कि एजुकेशनल रिसर्च ये जो हम करते हैं, जब तक हम ये रिसर्च नहीं करते हैं, जैसे हमें कोई भी बच्चा मिल जाता है, किसी बच्चे को देखते हैं कि हम 1 माह से मेहनत कर रहे हैं और लड़का पढ़ ही नहीं पा रहा है, वो कुछ सीख ही नहीं पा रहा है, तो हम किससे कंप्लेन करेंगे, हम उस पर रिसर्च करेंगे। रिसर्च करने का मतलब उसके मूल तह तक जाएंगे, वो लड़का पढ़ क्यों नहीं रहा है, क्या हमारी पढ़ाने की शैली में कमी है, कि बच्चे का दिमाग उतना नहीं काम कर रहा है। सामान्यतः क्लासरूम में औसत दर्जे का 90 से लेकर 110 IQ लेवल के बच्चे हमारे आते हैं, तो वो औसत दर्जे के बच्चे होते हैं। हम उसके बैकग्राउंड के बारे में पता करेंगे, उसके पेरेंट्स के बारे में पता करेंगे, उसके फ्रेंड्स के बारे में, सब पर रिसर्च करेंगे, और अंततः तो हम फाइंड आउट करेंगे कि प्रॉब्लम्स है कहाँ। अगर ऐसा करके अगर एक भी बच्चे को अगर आप ठीक करते जाते हैं तो 1 साल में हम कई बच्चों को बेहतर कर सकते हैं। ये हमारा अपना ड्यूटी होगा। अगला कहता है एक्शन रिसर्च, आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्शन रिसर्च प्रॉब्लम्स एंड डिवाइसिंग इंटरवेंशन स्ट्रेटजीज। अपने अलग अलग तरीके से स्ट्रेटजी लगाकर हम उसको जानने की कोशिश करेंगे, उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट है इसमें से तीसरे सत्र में पढ़ेंगे कि प्रेजेंटेशन ऑफ AR प्रॉब्लम्स, माने एक्शन रिसर्च की प्रॉब्लम्स क्या है बच्चे की, और एंड इंटरवेंशन स्ट्रेटजीज के बारे में पढ़ेंगे। वही चीज़ ये तीनों क्लास में हम उसी पर चर्चा करेंगे उस दिन, मैंने 9वें दिन। फिर कहता है कंसेप्ट एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ ELO, माने लर्निंग आउटकम्स की चर्चा हम करेंगे। किसी भी क्लास में यदि हम जाते हैं और क्लास में जाने के बाद से हम जो भी 30 मिनट 35 मिनट की क्लास कराते हैं, क्लास से निकलने के बाद या निकलने के पहले लास्ट समय में हम ऑब्जर्व करेंगे कि हमने क्या लर्निंग आउटकम्स किया। मैंने बच्चे को हमने कुछ पढ़ाया,
और बच्चा अगर उससे संबंधित जो हम आइटम्स के क्वेश्चंस करेंगे, जो उसके इवैल्यूएशन के लिए जो हम ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बनाकर बच्चे से पूछते हैं, अगर बच्चा रिप्लाई कर रहा है तब हमारा लर्निंग आउटकम्स मिलेगा कि हमने बच्चे को ये चीज़ पढ़ा रखा है। जैसे हम प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ाते हैं और क्लास के अंत में हम ये सोच कर निकलते हैं कि हमारे पढ़ाए हुए बच्चे फोटोसिंथेसिस के बारे में जानते हैं, वो लर्निंग आउटकम्स हो गया। क्लियर है ये? अर्थात अगर आपने कह दिया कि मेरा लर्निंग आउटकम्स ये है कि हमारे 8th क्लास के बच्चे फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण के बारे में जानते हैं, मतलब कि आपने दावा कर दिया। अब आइए डीओ साहब हो या डिप्टी साहब हो या कोई भी साहब हो, प्रिंसिपल हो या कोई भी पेरेंट्स हो, आकर उन बच्चों से पूछ सकता है, बच्चे उसका जवाब देंगे। दैट इज़ लर्निंग आउटकम्स। अर्थात किसी भी क्लास में क्लास कराने के बाद जब आप ये निश्चिंत हो जाते हैं कि हमारे बच्चे इस चीज़ के बारे में जानते हैं, तो हम उसे कहते हैं लर्निंग आउटकम्स। तो इसकी चर्चा हम करेंगे, एनालिसिस करेंगे, मैपिंग करेंगे, डेवलपमेंट ऑफ लर्निंग आउटकम्स सीखेंगे। और इस तरीके से नेक्स्ट 6ठे सेशन में इसका पढ़ेंगे। ये 9वें दिन का बता रहा हूँ मैं। इनोवेटिव पेडागोजिकल प्रोसेस इन एजुकेशन, माने कंसेप्ट मैपिंग क्या होती है, ब्रेन स्टॉर्मिंग क्या होता है, डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या होती है, किस तरीके से बच्चे किसी एक पहलू पर अलग अलग तरीके से सोचें, उस पर मेहनत करें, परिश्रम करें, कुछ अलग करें, ये सब चर्चा हम करेंगे। और गूगल मीट क्या होता है, जूम पर हम किसी बच्चे को कैसे पढ़ाएं, ये भी हम 9वें दिन सीखेंगे। अर्थात यदि अब आईसीटी का ज़माना है, हम जान रहे हैं कि चारों तरफ नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है, तो आप क्लासरूम के किसी सब्जेक्ट को जो आप पढ़ाते हैं उसको आप अपने ही मोबाइल में रिकॉर्ड कर लेते हैं, यूट्यूब पर अपलोड कर लेते हैं, बच्चों का एक अगर व्हाट्सएप ग्रुप बना लेते हैं, और अपने बच्चों को जाने के बाद, जैसे बच्चे कुछ नहीं समझ पाए तो जाने के बाद से आप क्या करते हैं, फिर से उसको अपने ग्रुप पे सेंड करते हैं। बच्चा एक बार में कई बार नहीं समझ पाता है, तो जब जाएगा उसको 2 बार 3 बार 4 बार देखता है अगर, तो वो बच्चा उसको समझ लेता है। अरे तो जूम मीटिंग कर दीजिए। एक्स्ट्रा में आपको लगता है कि मैं घर बैठ के थोड़ा शाम को रात को 8 बजे 7 बजे अगर मुझे इंटरेस्टेड हैं आप, और लगता है कि मैं थोड़ा सा आधा घंटा समय दे दूं, बच्चों को जूम के थ्रू अगर जोड़ लूं और वहीं बैठकर हम अपने यहाँ टेबल पे पढ़ाएंगे। अब बच्चे अपने अपने घरों में पढ़ रहे हैं, हम सबको देख रहे हैं, वो आपको देख रहा है, कोई प्रॉब्लम्स होती है तो पूछते हैं, आप बता देते हैं, तो कल के डेट में एक बहुत अच्छे शिक्षक के रूप में आप उभरेंगे। और आपके पढ़ाए हुए जो बच्चे होते हैं वो कभी रूट साफ नहीं हो सकते हैं, जीवन पर्यंत वो आपको याद करेगा कि हाँ, ऐसे समर्पित डेडिकेटेड टीचर्स हमें मिले हैं कि हम इन्हें कभी भूल ही नहीं सकते। इससे 2 फायदे होंगे। जिस घर के बच्चे जूम के थ्रू आपसे जुड़ जाएंगे, वो अपने मोबाइल में जब आपको देखेंगे, उसकी मम्मी देखेगी, पापा देखेंगे, तो सोच लेंगे उस एरिया के आप कितने महान टीचर हो। और फिर एक बार वही उपलब्धि हमारी मिलेगी जो प्राचीन काल में शिक्षकों को मिला करता था। आज हम भले मुँह से कह देते हैं कि टीचर का इंपॉर्टेंस घट गया है, बच्चे उसका रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, तो उसके लिए दोषी भी टीचर ही है, इतना दिमाग में रखेंगे आप। आज भी पढ़ाने वाला टीचर समाज में वैसे ही रिस्पेक्ट पाता है, इसमें कोई शक नहीं है। तो हम गूगल मीट के द्वारा भी ऐसा कर सकते हैं, जूम के द्वारा कर सकते हैं। 10वें दिन और 5 दिन का है, हम लोग पढ़ लेते हैं। 10वें दिन में डेवलपमेंट ऑफ पेडागोजिकल प्रोसेस टू अचीव लॉस, माने किसी प्रकार की लॉस को अचीव करने के लिए कौन कौन से टेक्निक हम प्रयोग करेंगे, ये हम देखते हैं। LOS हो गया इसमें से, प्रेजेंटेशन ऑफ पेडागोजिकल प्रोसेस ऑफ अचीव लॉस। फिर कहता है अंडरस्टैंडिंग असेसमेंट इट्स टूल्स एंड टेक्निक्स। किसी भी बच्चे के समझ को, किसी भी बच्चे के मूल्यांकन के लिए माने आप कौन कौन सा प्रोसेस अपनाते हैं, ये हम 10वें दिन पढ़ेंगे। कंसेप्ट ऑफ आइटम डेवलपमेंट्स, माने आइटम डेवलपमेंट्स का मतलब हो गया कि आकलन के प्रश्न। जैसे क्वेश्चन हम करते हैं तो कई सारे टीचर्स ऐसे होते हैं जो क्वेश्चन करेंगे, देश बताओ भारत के राष्ट्रपति कौन है, भारत के प्रधानमंत्री कौन है, बिहार के मुख्यमंत्री कौन है, माने कौन अगर शब्द उनके दिमाग में आ गया तो वो टीचर क्या करेगा, कौन से ही क्वेश्चन करते चला जाए। तो हम क्लासरूम में ऐसा क्वेश्चन नहीं बनाएंगे। आइटम डेवलपमेंट सोचना पड़ता है बच्चे। मैं आपको बता दूं कि आइटम डेवलपमेंट्स के लिए SCRT में गया था तो ट्रेनिंग में बताया गया कि एक क्वेश्चन अगर बनाने आपको आ गया, सिर्फ एक क्वेश्चन बना देते हैं परीक्षाओं के लिए, तो आपको 1600 रुपये मिलते हैं। कितने? 1600। अब अंदाज़ा लगाइए कि अगर वास्तव में अगर इतना ईजी होता क्वेश्चन बना देना, तो हम सब आदमी डेली 1600 करके 100 क्वेश्चन बनाते और उतने रुपये हम लोग कमाते।
लेकिन ऐसा नहीं है। आकलन के जो प्रश्न होते हैं वो हर प्रकार के, कभी उसमें संख्यात्मक ज्ञान पूछा जाता है, बोधात्मक ज्ञान पूछा जाता है, मात्रात्मक ज्ञान पूछा जाता है, डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस करते हैं, उसमें अलग अलग प्रकार के, हर प्रकार का ज्ञान बच्चों का निकाल लिया जाता है। अर्थात यदि हम कभी प्रश्न कौन से पूछते हैं, कभी कहाँ से, कभी कैसे से, कभी उसकी कंसेप्चुअल क्वेश्चन पूछेंगे, हर प्रकार के क्वेश्चन का समावेश कराया जाता है। कभी एक पैटर्न पे क्वेश्चन हम नहीं पूछेंगे। दूसरी बात कि उसमें से हम कभी भी ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछेंगे कि एक क्वेश्चन का उत्तर अलग अलग बच्चे अलग अलग तरीके से बता सकें। इस पर हम लोग इस दिन माने 10वें दिन चर्चा करेंगे, ग्रुप प्रेजेंटेशन करेंगे। इसमें से लर्निंग आउटकम्स का क्या होता है, पीपी क्या होता है, आईडी क्या होता है, और आईसीटी ईमेल आईडी क्रिएट करना हम 10वें दिन सीखते हैं। 11वें दिन अब बहुत छोटा छोटा हम लोग को सीखना है, उसमें एग्जामिनेशन कैलेंडर, पूरे साल भर का के कैलेंडर हम तैयार करेंगे। एग्जामिनेशन कैलेंडर वो हमारा कब रहेगा, जैसे प्रत्येक यूनिट वाइज, यूनिट समाप्त हुआ हम टीचर को दे देते हैं कि प्रत्येक यूनिट का टेस्ट ले लीजिए। उसी प्रकार अगर मानिए कि हमारा फर्स्ट सेम का या तिमाही का अगर सिलेबस समाप्त होता है, एक हम अपने स्तर से टेस्ट बच्चों का ले लेते हैं, और उसके बाद से समझिए कि जो तिमाही का परीक्षा, छमाही का परीक्षा, वार्षिक परीक्षा कब होगा हम पहले से निर्धारित कर देते हैं, डेट बच्चों को दे लेते हैं। तो ये कहते हैं एग्जामिनेशन कैलेंडर। नेक्स्ट हो गया ओरिएंटेशन रिगार्डिंग प्रेजेंटेशन ऑफ लेसन प्लान इन प्रोग्रेस। किस तरीके से हम लेसन प्लान की प्रेजेंटेशन करेंगे, लेसन प्लान कैसे बनाएंगे, जाएंगे तो किस तरीके से पढ़ाएंगे, ये सब पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं 11वें दिन। उसके बाद फिर से सेशन 3, 4, 5, 6 में प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ सब्जेक्ट स्पेसिफिक लेसन प्लान, पीयर ऑब्जर्वेशन एंड फीडबैक इन ग्रुप। मैंने 11वें दिन से हम लोग लेसन प्लान बनाएंगे। लेसन प्लान बनाने के बाद से प्रेजेंटेशन करेंगे, उसमें जो प्रॉब्लम्स होगी, जो दिक्कत होती है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे, और एक बेहतर से बेहतर टीचर के रूप में हम अपनी प्रेजेंटेशन तैयार करके तब हम लोग इसको प्रस्तुत करेंगे। और उसके बाद चैट जीपीटी भी हम आईसीटी में समझेंगे जाकर। 12वें दिन सिग्निफिकेंस ऑफ हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन। केवल पढ़ाने से काम नहीं होगा, याद कीजिए, एक स्वस्थ मस्तिष्क में समझिए कि स्वस्थ माने बुद्धि का समावेश होता है, ये जान लीजिएगा। जब तक हम हेल्थ हमारा ठीक नहीं रहता है तब तक हमें ज्ञान भी ठीक से नहीं मिल पाएगा। तो ये सब स्टेटमेंट जो हम पढ़े हैं, तो बच्चों को सिर्फ पढ़ाना नहीं है, पढ़ाने के साथ साथ उसके हेल्थ के प्रति भी उसको हमें बता देना है। उसका फिजिकल डेवलपमेंट किस तरीके से हो, क्या खाए पिए, कैसे रहे, कौन सा एक्सरसाइज करे, कौन सा खेल खेले कि वो ठीक हो, इस पर चर्चा करेंगे 12वें दिन। आईसीटी लैब फुल डे आप करने जा रहे हैं, दूसरे तीसरे चौथे सेशन में 12वें दिन। और उसके बाद इसमें से वैलेडिक्टरी सेशन जो होता है वह 12वें दिन ही होता है। इस तरीके से 12 दिन का शेड्यूल जो है हम लोग तैयार करते हैं। और इतना तैयार करने के बाद से तब जब हम यहाँ से निकलते हैं तो कई सारी चीज़ें आप जाएंगे तो अपने स्कूल में जाकर अपने बच्चों को आप बेहतर से बेहतर बता सकते हैं। एक कंप्लीट ट्रेनिंग आपको मिलती है इस 14 दिन के आवासीय प्रशिक्षण में। 2 वीक का जो होता है उसमें 1 दिन तो आपका रजिस्ट्रेशन में लग जाता है, अंतिम दिन विदाई में ही आप लोग लग जाते हैं कि अब जाएंगे हम लोग अपने अपने स्कूल में बहुत अच्छा करने वाले हैं। तो ये सब पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं हम लोग आज के क्लास के लिए। तब तक मैं पूरा ओवरऑल 12 दिन के टोटल सिलेबस को आपको हमने बता दिया, अब उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। ओके।